हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। तो आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर पोटेंशियल टॉपिक दैट हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024। आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस डिस्कशन के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको शॉर्ट में IEA बोला जाता है, ये राइट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज वी आर फाइटिंग विद क्लाइमेट चेंज, इस समय में फ्यूल की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, ऑयल की डिमांड को रेगुलेट करना सो दैट ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज ना हो जाए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एंड दैट इज वाई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसी रिस्पेक्टिव में, इसी पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, IEA की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड इन पेरिस, दैट इज फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस में एक सिटी है, वहीं पर इसको हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। 1974 में इसको एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह बनाया गया था। व्हाट डज इट मीन्स कि ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, द आंसर इज नो। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस बिकॉज ये डायरेक्ट हर साल मीटिंग के अंदर जाता है, बट ये मेंबर नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नाउ ये 1974 में बनाया हुआ ऑटोनोमस बॉडी है जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, जितने भी मेंबर्स IEA के अंदर प्रेजेंट है वो सब OECD के मेंबर्स हैं। मतलब कि अभी तक कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि OECD का मेंबर ना हो फिर भी IEA का मेंबर बन गया हो, ऐसा प्रेजेंट नहीं है। सो जो मेंबर्स OECD के हैं उनमें से ही कुछ मेंबर्स ने साथ में मिलकर के IEA को फॉर्म किया है। यहां पर यह भी चीज ध्यान रखने वाली है कि क्या OECD के सारे मेंबर्स IEA के मेंबर हैं? द आंसर इज नो। OECD के सारे मेंबर्स IEA के मेंबर नहीं हैं, बट हाँ IEA के अंदर जितने मेंबर्स भी हैं वो सब के सब OECD ही है, OECD के मेंबर्स ही है। आई होप दिस इज क्लियर। छोटा सा और समझो, देखो, लेट्स से दिस इज OECD। ये OECD का वेन डायग्राम है जिसके अंदर सारे मेंबर्स आते हैं। नाउ इसके अंदर मान लेते हैं कि इतने मेंबर्स ने मिलकर के IEA बनाया है। इसका मतलब क्या है? कुछ कंट्रीज अभी भी OECD की ऐसी है जो कि IEA की मेंबर नहीं है। उम्मीद करता हूं इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम से आपको ये चीज क्लियर हो गई हो कि IEA के सारे मेंबर्स OECD के मेंबर्स हैं, बट OECD के सारे मेंबर्स IEA के मेंबर्स नहीं हैं। दिस कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, बनाया कब गया था? 1974 में। क्यों बनाया गया था? बिकॉज 1970s में एक बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आया था और उस क्राइसिस के कारण ऑयल के जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। बढ़ने के कारण ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा एक ऑयल सप्लाई डिसरप्शन आया था, जिसको अवॉइड करने के लिए इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया है ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, ये ग्रुप कैसा है? ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मेनली ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक्सपोर्टिंग कंट्रीज नहीं है, इसमें सऊदी, वेनेजुएला ऐसी कंट्रीज प्रेजेंट नहीं है। रादर इसके अंदर वो कंट्रीज हैं जो कि ऑयल खरीदती है, इंपोर्ट करती है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ इसका मेन फोकस क्या है? IEA का मेन फोकस है एनर्जी पॉलिसीज के ऊपर, मतलब एनर्जी पॉलिसीज बनानी है। जैसे कि जो ये कंट्रीज हैं जो ऑयल को खरीदती हैं, जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उनकी कंट्रीज में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं और एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑयल को जलाने से तो बेसिकली धुआं निकलता है और धुएं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज को और ज़्यादा एग्रीवेट कर देगा। सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं, वो सब चीज़ें IEA अपने मेंबर कंट्री के साथ में डिस्कस करता है। इसके अलावा जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सबको IEA जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? इंटरनेशनल लेवल के ऑयल मार्केट की इंफॉर्मेशन। सो ग्लोबल लेवल पे ऑयल मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, कितनी प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस हैं, कितने प्राइस डिसरप्शंस हो रहे हैं, किस तरीके के बेसिकली सप्लाईज प्रेजेंट है राइट नाउ ऑयल का वर्ल्ड लेवल पे, ये सब चीजें चेक करता है यहाँ पर IEA। इसके अलावा किसी भी तरीके से अगर ऑयल के सप्लाई में कोई भी फिजिकल डिस्ट्रप्शंस हो जाए, मतलब मान लो कोई अगर जानबूझकर फिजिकली डिस्टर्ब कर रहा है ऑयल सप्लाई को, तो उसको पनिशमेंट करने का टाइम भी जो मतलब उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का जो काम है वो भी यहाँ पर IEA ही करता है। ठीक है, IEA में राइट नाउ टोटल 31 मेंबर कंट्रीज हैं। जस्ट रिमेंबर 13 एसोसिएट नेशंस हैं जिसके अंदर एक इंडिया भी है और 4 एक्सेशन कंट्रीज हैं। जस्ट रिमेंबर मेनली आपको ये दो चीजें याद रखनी है। पहली दो कि इसके अंदर टोटल 31 मेंबर्स हैं और इंडिया मेंबर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मेंबर वही बन सकता है जो पहले OECD का मेंबर होगा एंड इंडिया ऑब्वियसली इज नॉट अ पार्ट ऑफ OECD। दैट इज व्हाई इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया इसका एक एसोसिएट मेंबर डेफिनेटली है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी मेंबर जो कि IEA का मेंबर बनना चाहता है पहले उसको OECD का मेंबर बनना पड़ेगा। यहां पर इंडिया ने IEA के मेंबरशिप के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है, बट ऑब्वियसली बहुत मतलब नजदीक के टाइम में तो नहीं मिल सकता ये, क्योंकि इंडिया OECD का मेंबर नहीं है। नाउ 2017 में भारत IEA का एसोसिएट मेंबर बना था। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, टोटल 7 एसोसिएट मेंबर्स प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया
सॉरी अभी राइट नाउ 13 एसोसिएट मेंबर्स हैं। जो मेजर कंट्रीज हैं, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो आर मेजर कौन कौन से हैं? इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, मोरक्को है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब मेन कंट्रीज है जो कि एसोसिएट मेंबर्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इंडिया, चाइना को, ब्राजील को, इंडोनेशिया को, थाईलैंड को, राइट, इन कंट्रीज को आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईईए का जो 30th मेंबर था, 30वां मेंबर, दैट वाज मैक्सिको, एंड जो 31st जो लेटेस्ट मेंबर है दैट इज लिथुआनिया, ठीक है। सो मैंने लास्ट के दोनों ही मेंबर्स यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं, सो दैट जस्ट इन केस अगर यूपीएससी पूछता है दैट द लास्ट 3 मेंबर्स हैव बीन कौन कौन से, सो एटलीस्ट 2 हमें पता होंगे उसमें से, राइट, मैक्सिको एंड लिथुआनिया। आई होप दीज आर क्लियर। नाउ क्या ओईसीडी के सारे मेंबर्स आईईए के मेंबर्स हैं? द आंसर इज नो। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो ओईसीडी में कुछ कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इसके मेंबर नहीं हैं? द आंसर इज चाइली, आइसलैंड, इजराइल, मैक्सिको एंड स्लोवानिया। ये 5 कंट्रीज ओईसीडी में ऐसी है जिन्होंने आईईए की मेंबरशिप अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है। ओईसीडी के अंदर टोटल 36 कंट्रीज हैं, आईईए के अंदर 31 कंट्रीज हैं, यानी कि 5 कंट्रीज का यहाँ पर मिसमैच है। कौन कौन सी 5 कंट्रीज है? आई होप इट इज क्लियर। चाइल, आइसलैंड, इजराइल, मैक्सिको एंड स्लोवानिया, ये 5 कंट्रीज हैं। नाउ आईईए कौन कौन से रिपोर्ट्स निकालता है? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी टेंड्स टू आस्क दिस रिपोर्ट्स। पहला, ऑयल मार्केट रिपोर्ट। सो देखो, ऑयल से रिलेटेड जब भी कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट आएगा तो इट हैज अ गुड चांस कि वो या तो ओईसीडी निकाल रहा होगा या फिर वो आईईए निकाल रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर वो ऑयल के मार्केट के बारे में बात कर रहा है तो वो हमेशा आईईए निकालेगा, बिकॉज यू नो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पर हमने बात की थी अभी इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल मार्केट कैसा चल रहा है ये बताना भी आईईए का काम है। सो जब भी ऑयल मार्केट के बारे में रिपोर्ट निकलता है तो वो आईईए निकालता है, लेकिन जब भी ऑयल प्रोडक्शन के बारे में या फिर ऑयल के प्राइसिंग के बारे में रिपोर्ट निकलता है वो हमेशा ओईसीडी निकालता है, ठीक है। ये छोटा सा चीज याद रखिएगा, यू विल बी एबल टू डिड्यूस योर आंसर इन द एग्जामिनेशन। सेकेंड चीज, फ्यूल रिपोर्ट पहली बार निकाला गया है 2024 के अंदर। जस्ट रिमेंबर कि फ्यूल रिपोर्ट भी रिसेंटली आईईए ने ही निकाला है। नाउ दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड हियर इन दिस थिंग। सो फ्यूल रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, फरवरी 2024 में रिसेंटली निकाला गया है और वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने निकाला है। थर्ड, ये बहुत फेमस है, ये हर साल निकाला जाता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये हर साल निकाला जाता है। नेक्स्ट, नेट जीरो का रोड मैप जो है, अब जानते हैं भारत ने 2070 का टाइम लिया हुआ है, 2070 तक अपना जो एनर्जी बेसिकली है उसको नेट जीरो पे लेकर आना है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि नेट जीरो का मतलब क्या होता है? कि नेट जीरो का मतलब है कि हम कार्बन को बिल्कुल भी एमिट नहीं करेंगे। क्या इसका यही मतलब है? द आंसर इज नो। देखो, नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब होगा। सो कार्बन एमिशन का मतलब है जितना कार्बन आप एटमॉस्फेयर के अंदर डाल रहे हो। कार्बन एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आप एटमॉस्फेयर से निकाल के या तो सॉइल के अंदर डाल रहे हो या फिर आप उसको ओशंस के अंदर डाल रहे हो या फिर ओवरऑल आप अपना एमिशन कम कर रहे हो, राइट। सो ये 2 तरीके हैं नेट जीरो करने के। उम्मीद करता हूं नेट जीरो का मतलब समझ आ गया आपको, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, आईईए जो है एक पॉलिसी एडवाइजर की तरह भी काम करता है अपने सारे मेंबर कंट्रीज के। जो 31 मेंबर कंट्रीज हैं उन सबको वो इंटरनेशनल लेवल पे एनर्जी को, देखो यहां पर हमने बात की थी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में समझाता है। सो एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब चीजों के बारे में भी एडवाइस करता है। ध्यान रखिएगा, कुछ नॉन मेंबर कंट्रीज भी हैं जो कि अभी तक ओईसीडी का मेंबर तो नहीं है, आईईए का मेंबर नहीं है, उसके बावजूद आईईए उनकी हेल्प करता है, जिसमें चाइना, इंडिया, रशिया, ये 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ऑल्दो आईईए के मेंबर कंट्रीज नहीं है, बट इसके बावजूद आईईए इनको पॉलिसी एडवाइस करता है, पॉलिसी बनाने में सपोर्ट करता है। नाउ जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका मेन फोकस किस चीज पे है? पहली चीज तो ऑयल का लॉन्ग टर्म सप्लाई होना चाहिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेकंड, इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी, कि ऑयल का सप्लाई कितना होने वाला है, उसके प्राइसेस कैसे रहने वाले हैं, राइट, ग्लोबल लेवल पे डिमांड कितनी है, इन सब का जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ट्रांसपेरेंसी रखना, ये इस पर्टिकुलर चीज का मेन एम है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई, ऐसा ना हो कि कल को ओईसीडी कंट्रीज मिलकर के पूरी तरीके से सप्लाई को बंद कर दे या फिर ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज मिलकर के इसको बंद कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट ग्लोबल लेवल पे ऑयल सप्लाई का डिस्ट्रप्शन ना आ जाए, इस चीज को ध्यान रखना भी इसका काम है। सो ये बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर भी फोकस करता है कि सप्लाई सिक्योर रहे, आती रहे लगातार सप्लाई। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेवल पे एनर्जी को लेकर के डिफरेंट कंट्री के बीच में क्या क्या रिलेशंस है उस चीज को मेंटेन करना, ये भी इसका काम है। और फाइनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना एनर्जी को लेकर के, ऑयल सप्लाई को लेकर के, ये सब भी इसका काम है। ऑलराइट, एक चीज यहां पर इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने एक डिक्लेरेशन साइन किया था, डिक्लेरेशन ऑफ कोऑपरेशन, जो कि 1998 में साइन किया गया था। बट इसी पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के थ्रू भारत अपने एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इन सब के मैटर्स को कवर करता है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों से बेसिकली इसी पर्टिकुलर जो डिक्लेरेशन है वही हमारा आधार है, इंडिया का आधार है ये सब चीज़ें करने के लिए।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग एंड बी वेरी वेरी थॉरो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग। कीप रिवाइजिंग थिंग्स ऑफन, जितने ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से यू विल बी एबल टू ऑब्वियसली क्लियर द एग्जामिनेशन, आप अपने कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। एंड जस्ट रिमेंबर दैट द एम इज टू गेट एटलीस्ट 120 मार्क्स एंड नॉट टू जस्ट क्लियर द कट ऑफ। सो ऑलवेज हैव योर एम ऑन 120 प्लस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई हो एंड इट इज़ हेल्पिंग यू इन सम वे इन योर, आपकी तैयारी के अंदर आपको हेल्प कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड एंड दे ऑल्सो हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग दीज क्वेश्चंस राइट, अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन सो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।